जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हिंदी साहित्य के हिस्ट्री के इतिहास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और इससे ठीक पहले की क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा। इससे पहले हिंदी इतिहास के स्रोत पढ़े थे हमने, और उसके बाद में हमने इतिहास लेखन की परंपरा को आरंभ किया था। और उस परंपरा को आरंभ हमने किया था फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी से। फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास। आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मीविदा के दत्तासा। अपने वायदे के मुताबिक मैं आप सभी को ये बता दूं, विदित करवा दूं कि इससे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि प्रत्येक ट्रिक को मैं 5, 7, 10, 20 बार, 50 बार, 100 बार तक रिपीट कर दूंगा, जब तक कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद में आज हम इस पहले की क्लास में हमने ये पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा। यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मौलवी करीमुद्दीन को। मौलवी करीमुद्दीन विद्वान गारसा दत्तासी का ही अनुवाद किया था इन्होंने। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी इतिहास को लिखा जाता है तो काल क्रमानुसार होना चाहिए, फिर उनका वर्गीकरण होना चाहिए, काल विभाजन, और फिर उनका नाम भी होना चाहिए। प्रत्येक काल का नामकरण भी होना चाहिए। तो हमने जो मौलवी करीमुद्दीन में कौन सी विशेष बात क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर 1, मौलवी करीमुद्दीन ने अपने ग्रंथ को 2 भागों में लिखा था। वो 2 भाग कौन से थे? तबकात सूरा और तजकीरा ई सूराई हिंदी। एक तो तबकात सूरा और एक तजकीरा ए सूराई हिंदी। इन 2 भागों में अपने ग्रंथ को विभाजित किया, तबकात सूरा और तजकिरा सूराई हिंदी। इस ग्रंथ की भाषा उर्दू थी। पहला दोष, ये दोष की श्रेणी में आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में होना चाहिए। जिस तरह से फ्रेंच में इस्तवार दिया, इस्तवार वाली पुस्तक, इस्तवार दिला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। लिटरेचर जो शब्द वो लिटरेचर का ही तो रूप है फ्रेंच भाषा में। तो यहां पर भी वही दोष, वो फ्रेंच भाषा में था और ये उर्दू में। प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा, परंतु काल विभाजन तथा नामकरण की चेष्टा नहीं की। अगर प्रश्न आता है सर्वप्रथम सबसे पहले कालक्रम का किसने ध्यान रखा, तो ये था भाई मौलवी करीमुद्दीन। कालक्रम का मतलब इन्होंने ABCD के अनुसार नहीं जमाया था। इन्होंने जो है पहले अमीर खुसरो इस तरह से इन्होंने अपना वर्गीकरण किया, और उसके बाद में फिर जो है ना वो कबीर के बारे में लिखा, फिर तुलसी के बारे में, फिर तुलसी का लिखा, फिर सूरदास का, क्योंकि जन्म जो है वो पहले सूर का हुआ था 1478 में, फिर 1532 में तुलसी का हुआ। तो इन्होंने इस तरह से कालक्रम का ध्यान रखा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये तो देखो ये आदि काल केर, ये भक्ति काल केर, ऐसे कहीं पर भी लाइन नहीं खींची। तो इन्होंने कालक्रम का तो ध्यान रखा था, लेकिन न तो काल विभाजन किया था न नामकरण किया था। किन्होंने? मौलवी करीमुद्दीन ने। और मौलवी करीमुद्दीन का ये ग्रंथ मूलतः गारसा दत्तासी के ग्रंथ का ही अनुवाद माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे पहले ग्रास लेने वाले गारसा दत्तासी। ये ग्रास किसको दिया उन्होंने? शिव सिंह सेंगर को। लेकिन मौलवी करीमुद्दीन जो उन्हीं का ही अनुवाद माना जाता है। इस ग्रंथ में कुल 1004 रचनाकारों को स्थान दिया गया, जिसमें हिंदी के 60 रचनाकार थे। ये इतना डिटेल पूछने की संभावना कम है, फिर भी हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। और क्योंकि 738 कवियों का इतिहास है, उसमें से 8 हटा दो और 1 मेरी तरफ से माइनस करना मत भूलना। इस तरह से 72 यानी 72 जो कवि है वो हिंदी के थे, शेष उर्दू के, फारसी के उनके थे। ठीक उसी तरह से गारसा दत्तासी ने 1004। और यहीं मैं बता दूं आपको, आगे जब भी हम शिव सिंह सेंगर पढ़ेंगे ना, तो शिव सिंह सेंगर ने जिन कवियों को स्थान दिया वो थे 1003। शिव जी के कितने नेत्र हैं? शिव के कितने नेत्र? तो भगवान शिव के जो नेत्र हैं वो है 3,
ऐसे याद रखना 1003 और मौलवी करीमुद्दीन 1004। इनको आगे पढ़ेंगे अपन। तो इतना सा आप वापस देख लें। तज़किरा सूरा हिंदी और तबकात सूरा ये दो भाग थे। उर्दू इसकी भाषा थी। कालक्रम का ध्यान सबसे पहले मौलवी जी ने रख लिया था। करीमुद्दीन जी ने कालक्रम का ध्यान रखा लेकिन काली बाजू नामकरण नहीं किया। और ये 1187 के ही ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है। अगली बात ये देखें आप, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो विद्वान थे, शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि कवि जीवन रचना काल हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान। वापस सुने, शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि, सहस्र का मतलब 1000, गाइडों में इस तरह से लिखा हुआ था लगभग 1 सहस्र कवि, लेकिन एडजेक्ट कितने थे 1003। तो शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि कवि जीवन रचना काल, इस बात का अर्थ क्या है पता है आपको? शिव सिंह सेंगर, देखो नंबर 1 घात लगाई हुई है ना जो शिव सिंह, इस बात का अर्थ ये है, इस बात का अर्थ ये है कि शिव सिंह सेंगर जो है, ये जो ट्रिक है ये शिव सिंह सेंगर की है। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। नंबर 2 जो घात लगाई हुई है, इसका अर्थ दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। सहस्र जहां घात 2 लगी हुई है, माफी चाहेंगे थोड़ा सा, जहां घात 2 लगी हुई है, जहां घात 2 लगी हुई है, ये शिव सिंह सहस्र, इसका अर्थ है लगभग 1000 कवि। और एडजेक्ट कितने थे 1003, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। कवि जीवन रचना काल नंबर 3, सबसे पहले कवियों का जीवन काल और रचना काल दोनों प्रस्तुत करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुलसी का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो 1574 में लिखी थी। इस तरह से बताने वाले जिन्होंने न केवल कवि का जीवन काल बल्कि उनकी रचनाओं का काल भी बताया। तो ये सबसे पहला काम करने वाले शिव सिंह सेंगर। धीरे धीरे नवाचार जुड़ते हैं, तो एक नवाचार यहां पर ये जुड़ा हिंदी में वर्णारीति से। यहां हिंदी में जो घात 4 लगी हुई है उसका अर्थ है, हिंदी में जो 4 लिखा हुआ ना, सॉरी 4 नहीं 4, 4 गलत हो गया, ये उच्चारण क्या है 4, 4 कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे प्यार, तो 4 में तो आधा च बोल दिया, 4, जैसे हम बोलते हैं ना पार सार, वैसे ही 4। तो 4 जो घात है वहां उस बात का अर्थ है कि हिंदी साहित्य का हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखने वाले शिव सिंह सेंगर। 1187 ने तो फ्रेंच में लिखा था, मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में लिखा। तो सबसे पहले जो है वो लिखने वाले, हिंदी में लिखने वाले वो शिव सिंह सेंगर है। वर्णारीति कौन सी पद्धति में लिखा इन्होंने? हिंदी वर्णानुक्रम पद्धति में। उन्होंने तो ABCD, इन्होंने ए आ ई ई क ख ग ग ऐसे च छ ज ज हैं। इन्होंने अमीर खुसरो, कबीर, चिंतामणि ऐसे लिखा। लेकिन इसमें भी गड़बड़ था, झोल था इसमें भी, क्योंकि इसमें भी ऊपर नीचे हो गए। जिनका जन्म पहले हुआ था लेकिन नाम ऐसे शुरू है तो ऊपर चले गए, अज्ञेय पहले चले गए। ग्रंथ का सॉरी किया बिंदु प्रस्थान। अब अगर किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले पढ़ने को मिला, हिंदी भाषियों को अपने हिंदी भाषा का साहित्य पढ़ने को मिला, वो सबसे पहले था शिव सिंह सरोज, क्योंकि वो तो फ्रेंच में था, मौलवी करीमुद्दीन वाला उर्दू में था। इसलिए उन्होंने यहां से प्रस्थान किया कि हाँ हमें व्यवस्थित एक पुस्तक मिली है जिसके बारे में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। ये बात अलग है कि फिर उनके बाद जितने भी जो साहित्यकार थे उन्होंने इतिहासकार थे उन्होंने लिखा, वो और भी ज़्यादा वेल सेटल तरीके से था। लेकिन उस समय जिस समय इन्होंने लिखा सबसे पहले ये था, इसलिए इससे शुक्ल ने एक प्रस्थान बिंदु कहा है। हिंदी साहित्य का जो प्रस्थान है वो यहां से, तो प्रस्थान बिंदु कहा किसने? शुक्ल ने। ये बात आगे हम पढ़ेंगे। आइए इस ट्रिक को अपन खोलते हैं। नंबर 1 ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में लिखा था। क्या आप बता सकते हैं
कि गार्षा दत्तासी का जो इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी था, वो देखो पहला भाग तो 1839 और प्रथम संस्करण, और दूसरा प्रथम संस्करण का भाग 1847 में, और फिर 1871 में दूसरा संस्करण, लेकिन शिव सिंह सरोज का 1883। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा भर्ती 2024 में जो एग्जाम हुआ था 18 नवंबर के ऐसे कुछ आसपास, उसमें यह पूछा था कि निम्न में से काल क्रम के अनुसार इनमें से सबसे नया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा। उसमें मिश्रबंधु भी था, गिरियर्सन भी ऑप्शन में था, उत्तर उसमें गिरियर्सन था, क्योंकि गिरियर्सन से पहले वाले ये थे नहीं, शिव सिंह सरोज और ये। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रकाशक कौन, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। हमने पढ़ा था कि गार्षा दत्तासी ने जो लिखा था वो आयरलैंड ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा, ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा उसका प्रकाशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ, कौन से वाला, शिव सिंह सेंगर वाला। 1,000 कवियों को स्थान दिया। वास्तव में कुल कितने थे, 1003। शिव जी के 3 नेत्र, ये याद रखना, कवि थे, जिनमें हिंदी के 769। क्या करें, अभी तक भी हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा के भी थे। हिंदी के तो वास्तव में 769 थे। तो ये अलग कब होंगे कि ये तो हिंदी के हैं, इन उर्दू फारसियों को अलग रखो भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल हिंदी को ही लिखेंगे, ये कब होंगे। तो ये होंगे शिव सिंह सेंगर के बाद में, जब गिरियर्सन विद्वान आए थे तब हम पढ़ेंगे। स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, वो अलग पहचान का मसला यही है। तो अभी तक भी ये शामिल थे 1000 कवियों में। 7 6 9, 7 एकम 6, अब इनको उल्टा कर दो, है ना, 9। तो 7 6 9 ये हिंदी के थे, और शेष जो है वो उर्दू फारसी के थे। तो शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि, कवि जीवन रचना काल हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान। अगली बात कि कवियों के जीवन काल और रचना काल को प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे। तो कवियों के जीवन और रचना काल को प्रस्तुत करने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने कवियों के जन्म काल और रचना काल को प्रस्तुत किया था। कवियों के जीवन, जन्म काल और रचना काल। इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि तुलसी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, और उनकी जो रचना है रामचरितमानस, उस मानस का रचना काल 1574 ईस्वी। ये इस तरह से ये अर्थ है इस बात का। हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ, अगली जो बात है ना, हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सेंगर का। वर्णारीति, हिंदी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा, अर्थात हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश। और इसमें कोश में ये वाला श आएगा भाई, जो शब्दों का समूह होता है, शब्द में कौन सा श आता है, शब्द में ये वाला श आता है, तो यही वाला कोश में आएगा। अन्यथा आपको पता हो तो इस कोश का अर्थ तो खजाना होता है 67 कोण वाले का, और इस कोश का अर्थ जो है ना वो सड़क पर, जिसमें से सड़क आता है, सड़क पर चलने वाली, अर्थात दूरी की एक इकाई, कि कितने कोस की दूरी, तो साहब इतने कोस की दूरी। तो ये कुछ इस तरह से मसला है भाई। आगे देखें, सर्वप्रथम हिंदी में लिखा होने के कारण इसे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। और ये प्रस्थान बिंदु कहा किसने, ये वहां मैं लिखा चुका हूं, यहाँ और देख लें। प्रस्थान बिंदु, अगर कोई बात यहाँ लिखी हुई नहीं होगी तो मैं आपको लिखा दूंगा। प्रस्थान बिंदु शुक्ल ने कहा, प्रस्थान बिंदु शुक्ल ने कहा।
पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना। और पुष्प किसको चढ़ाने हैं? पुष्प शिव जी को चढ़ाओ, भगवान शिव को पुष्प चढ़ाने हैं। तो पुष्य को पहला कवि मानने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर। आगे ये है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पुष्प जो है वो शिव जी को चढ़ाने हैं। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार, तो उत्तर क्या होगा पता है? गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का सबसे पहले ग्रास गारसा दत्तासी ने लिया। लेकिन पूछ क्या रहा है अगला? पूछ रहा है हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम इतिहासकार। तो सीधी सी बात है, उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सरोज, क्योंकि हम यहां पर शिव सिंह सरोज को पढ़ रहे हैं। तो ये थी शिव सिंह सरोज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इतिहास लेखन की परंपरा में। आगे हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। पर इससे पहले एक बार फिर से सुन लें, मैं धड़ाधड़ बता रहा हूं एक बार के लिए। जो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था वो था फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास, अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा। आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा। ये आयर शब्द बाद में जोड़ा हुआ है, ये क्षेपक है, प्रक्षिप्त अंश है, बाद में जोड़ा है इसको मैंने, इसलिए वो कई बार भूल जाता हूं। आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा। फिर पढ़ा था हमने शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि कवि जीवन रचना काल, और हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान। शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि कवि जीवन रचना काल, हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में ग्रियर्सन विद्वान को। बीच में हमने एक पढ़ा था मौलवी करीमुद्दीन, तबकात सूरा और तजकिरा सूरा हिंदी, ये दो भाग थे। जो गारसा दत्तासी का अनुवाद है उर्दू में लिखा था, 1004 कवि थे। शिव सिंह सेंगर के 1003 थे, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र होते हैं। और उसमें 769 1000 जो 4 है वो मौलवी करीमुद्दीन के, जबकि यहां पर शिव सिंह सेंगर के जो हिंदी के विद्वान हैं वो थे 769। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखो 769। जबकि वहां मैंने आपको बताया था इतना पूछते नहीं है, इसलिए यहां केवल ये लिखा हुआ है कि 1004 जो है वो इन्होंने शामिल किए थे, जिसमें से हिंदी के केवल 60 थे। इनका झुकाव उर्दू की तरफ था, फारसी की तरफ था, इसलिए। सबसे पहला कवि पुष्य। अगली बात देखें, जॉर्ज ग्रियर्सन। स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान। काल नाम 12 खंडों में मूलाधारों के गिरिशान। ये समझ लेना आज तक का इतिहास है कि ग्रियर्सन के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर बनाई नहीं। आज तक का रिकॉर्ड बता देना, कभी कोई चाहे फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, कॉलेज लेक्चर का है या स्कूल उसका लेक्चर का है, ग्रियर्सन के बिना पेपर ही नहीं बनेगा। और प्रश्न आएगा क्या, वो मैं अभी बता देता हूँ। 50% तो ये स्वर्ण युग और तुलसी यहाँ से ही उठता है प्रश्न, और बाकी 50% में और कहीं से आ सकता है। तो देखें, स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान। तो सबसे पहली बात तो आप इस चीज को समझें कि इस बात का क्या अर्थ है। तो इस बात का जो अर्थ है वो ये है भाई कि यहां देखें आप, स्वर्ण युग, इस बात का अर्थ ये है कि ग्रियर्सन ने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा उसमें नंबर 1 भक्ति काल को सबसे पहले, किसको? भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान, भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान ग्रियर्सन थे। नंबर 2, तुलसी को लोकनायक कहने वाले, इन्होंने लिखा है कि बुद्ध के पश्चात यदि कोई लोकनायक है तो वो तुलसी है। तो तुलसी को लोकनायक कहने वाले विद्वान ग्रियर्सन। फिर है बताई अलग पहचान, इस पर नंबर 3 लगाया हुआ।
ये अलग पहचान का मतलब ये है कि भाई इन्होंने, आपको पता हो तो 738 में से गारसा दत्तासी ने 72 हिंदी के बताए थे, तो इन्होंने सब मिक्स कर दिए। सबसे पहले गिरियर्सन ने कहा था कि भाई ये 72 ही है हिंदी के, और मौलवी करीमुद्दीन के 60 ही हैं, शिव सिंह सेंगर के 769 हैं हिंदी के। तो इन्होंने कहा था ये तो हिंदी के अलग हैं और उर्दू फारसी के अलग है, तो जो हिंदी कवि है ना वो ये वाले हैं। इन्होंने पहचान कराई थी। कुल 952 कवियों को स्थान दिया था इन्होंने, और वो सारे के सारे हिंदी के थे। तो बहुत बड़ी देन है इनकी। आगे है भाई काल नाम। तो सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण करने वाले विद्वान गिरियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया, काल विभाजन किया, नामकरण रखा, नाम रखे 12 काल। चापजा, ब्रह्मु, तुरी, तु, 18वीं कंपनी, विक्टोरिया, अज्ञात, जिनको भी पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ये है ना, मैं स्क्रीन में जिस तरह से देख पा रहा हूं। तो 12 कालों में इन्होंने 12 काल बताए। 12 कालों में, तो 12 कालों में इन्होंने ये हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूछा जा सकता है कि ऐसे साहित्यकार जिन्होंने संदर्भ संकेत और मूलाधार प्रस्तुत किए थे, ये क्या होता है भाई संदर्भ संकेत और मूलाधार? अगर आपने कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि एक पेज में कहीं पर घात 1, 2, 3 ऐसा लिखी रहती है। जो ही वो अध्याय समाप्त होता है उसके पीछे नंबर 1, जिस वाक्य पर एक घात लगी हुई थी उसके बारे में रेफरेंस देना कि ये वाली बात मैंने दशरथ ओझा की उस किताब के पृष्ठ संख्या 384 से उठाई है। नंबर 2, जहां 2 घात लगी हुई है, ये वाली बात मैंने राजस्थान पत्रिका के दिनांक इतने इतने सन इसमें पृष्ठ संख्या 7 में से उठाई है। ये बात आपने कहां से लिखी? नंबर 3, कि ये बात मैंने भागवत पुराण के उस अध्याय के पेरा नंबर इतने से उठाई है। इसे कहते हैं संदर्भ संकेत देना या मूल आधार। आपकी बात का आधार क्या है? तो ये सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया था। गिरिशान का अर्थ है भाई गिरियर्सन। तो स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, काल नाम 12 कालों में मूलाधारों के गिरिशान। पूरा दुआ याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना याद रह जाए बहुत है कि 738 कवियों का इतिहासार वो गारसा दत्तासार उनकी है ही भैया। और स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, ये गिरियर्सन वाले में। इनकी पुस्तक का नाम है भाई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 1888 ईस्वी में किस तरह से इन्होंने ये पुस्तक लिखी। 1888 ईस्वी में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था ये, और ये ग्रंथ पुस्तक रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विशेषांक के रूप में 1888 में, एक विशेष अंक के रूप में, फिर पूरे पुस्तक के रूप में 1889 में। इसलिए किसी गाइड में 88 लिखा हुआ 89 लिखा, चिंता नहीं करनी है, दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। अगर इस तरह से आ जाते हैं कि 1888 भी आ गया और 89 भी आ गया तो डिलीट होना है, क्योंकि पहले 88 में विशेषांक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका था और फिर 89 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसलिए मैंने आपको ये सोच करके कि वहां फ्रेंच में इस्तवार दिया, इस्तवार वाला ग्रंथ गारसा दत्तासी का है, ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे देखें, प्रकाशक किसका? गिरियर्सन वाले ग्रंथ का प्रकाशक। गिरियर्सन का कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान वाला। और ये देखो कहाँ के लोग मॉडर्न होते हैं? एशिया के। हम जो एशिया के लोग हैं हम मॉडर्न हैं, तो एशिया के लोग, तो एशिया के लोग अर्थात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा एक विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसकी ट्रिक भी लिख रखी है मैंने, एशिया के लोग मॉडर्न होते हैं। भाषा इसकी अंग्रेजी, गिरियर्सन तो अंग्रेजी में लिखेंगे, ये भी एक दोष हो गया ना जमेला, तो ये इसका दोस्त था भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में होना चाहिए,
जैसा सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने क्या किया, उन्होंने काल विभाजन नामकरण ये नहीं किया था। गारसा दत्तासी ने फ्रेंच में लिखा हुआ था, काल विभाजन नामकरण उन्होंने ही नहीं किया। मौलवी करीमुद्दीन ने कालक्रम का तो ध्यान रखा था, लेकिन काल विभाजन नामकरण उन्होंने भी नहीं किया। इस ग्रंथ में इतिहास लेखन के लिए कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया। इन्होंने न तो अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति, न हिंदी वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, काल के अनुसार, और नामकरण भी किया था। लेकिन एक दोस्तों कि इन्होंने नामकरण जो एक दोस्तों कि इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, दूसरा दोष वो ये था कि इन्होंने नामकरण किया तो था पर वो प्रवृत्ति आधारित नहीं था। ये प्रवृत्ति आधारित नामकरण क्या होता है ये जानेंगे अपन कुछ समय पश्चात, आज ही इसी क्लास में। लेकिन इस ग्रंथ में इतिहास लेखन के लिए कालानुक्रम पद्धति का अनुकरण किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। परंतु नामकरण, आगे ये बात लिखी हुई आएगी लेकिन एक बार यहां भी देख लेते हैं। नामकरण प्रवृत्ति आधारित नहीं था, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि प्रवृत्ति होती क्या है, प्रवृत्ति आधारित नहीं था। प्रवृत्ति वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी उस समय समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म के बारे में लोग क्या मतलब अपना मंतव्य या अपनी धारणाएं रखते थे। तो उस समय का इतिहास पढ़ करके, जिस समय तुलसी, सूर, कबीर, मीरा ये सब हुए थे, उस समय वातावरण कैसा था, भक्तिमय, इसलिए तो उस काल का नाम भक्ति काल रखा। तो प्रवृत्ति पर आधारित होना चाहिए, जैसा शुक्ल ने रखा विधेयवादी पद्धति में लिख करके, विधेयवादी पद्धति में कार्य कारण संबंध स्थापित रखते हुए कि मैं इस काल का नाम वीरगाथा काल रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस समय वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई थी। अगर बीच में से कहीं कोई आप कक्षा मिस करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वो फिर ठीक नहीं रहेगा, ताकि एक श्रृंखला बनी रहे, एक चैन बनी रहे। आगे देखें भाई, स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, काल नाम 12 कालों में मूलाधारों के गिरिसान। इनमें हमें जो बात हमें नंबर 1 से देखनी है वो आगे देखेंगे। कुल 952 कवियों को स्थान दिया था। इन्होंने कुल कितने कवियों को स्थान दिया? 952 को, जिसको अभी अपन ने देखा था कि कुल 952 कवियों को स्थान दिया था। कुल 952 कवियों को। तो देखिए भाई, गिरियर्सन ने अन्य स्रोतों से ग्रहण किया तथा सभी हिंदी भाषा के कवि थे। महत्वपूर्ण बात, सभी हिंदी भाषा के कवि थे। इस प्रकार यह पहला ग्रंथ था जिसमें सभी कवि हिंदी भाषा के थे, जिसमें सभी कवि हिंदी भाषा के थे, ऐसा ये पहला ग्रंथ था। इस बात को पढ़ें आप कि 952 कवियों को स्थान दिया, इनमें से 886 कवियों का उल्लेख तो शिव सिंह सरोज कर चुके थे और शेष 66 नए कवियों का वर्णन गिरियर्सन ने अन्य स्रोतों से ग्रहण किया। इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि 952 कवि है ना, ये फिर भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा के कवि थे, सभी हिंदी भाषा के कवि थे। और ये वाली बात कि इस प्रकार ये पहला ग्रंथ था जिसमें सभी कवि हिंदी भाषा के थे। किशोरी लाल गुप्त, आपको पता है एक विद्वान जिनके बारे में आपने पढ़ा था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये कंफ्यूज होता है कि लक्ष्मी सागर ने तो किन का अनुवाद किया था और किशोरी लाल गुप्त ने किन का अनुवाद किया था। तो लक्ष्मी विधा के दत्तासा, गारसा दत्तासी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने किन का अनुवाद किया था? गारसा दत्तासी का। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? गिरियर्सन। तो गिरियर्सन में किशोरी लाल, सन का अर्थ क्या होता है? बेटा, बेटा का पर्यायवाची लाल, तो किशोरी लाल, गिरियर्सन।
तो ग्रियर्सन, किशोरीलाल, ये याद रखना है, ग्रियर्सन, किशोरीलाल। तो किशोरीलाल गुप्त के अनुसार उक्त ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। मान लो कई बार क्या होता, मैंने इससे पहली क्लास में एक बात कही थी कि ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति, कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रियर्सन के लिखे ग्रंथ को मानने वाले कौन है। तो जो अनुवाद जिसने किया उनको ये पसंद आया था, उनको लगा था कि सबसे पहला अच्छा प्रयास इनका, तभी तो किया था, तो ये तो इनको ही मानेंगे। और लक्ष्मी सागर वार्स ने 1187 को मानेंगे। अब अगली बात, युगेन प्रवृत्तियों व परिस्थितियों का विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है, लेकिन उनका इन्होंने वर्णन तो कर दिया, लेकिन नामकरण इस आधार पर नहीं किया। कालों का नामकरण जो है ना, वो इस आधार पर नहीं था, और यही इस ग्रंथ का, इनके इतिहास विभाजन का दोष था। इनको लिखें आप। आगे बढ़ते हैं हम कि क्या और कौन सी बातें हैं ग्रियर्सन के। तो वो ये है भाई, स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान। इस ग्रंथ के बाद के इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि कारण क्या, क्यों, तो उसका कारण है सभी कवि हिंदी के थे, इसलिए सभी कवि हिंदी के थे, इसलिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। परंतु इस ग्रंथ के विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव, विभाजित नामकरण की प्रवृत्ति पर आधारित न होने के कारण, जिसको बात को अभी मैंने बताया था, इससे पहले वाली पीपीटी में भी बताया था, सच्चा इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। सच्चा इतिहास ग्रंथ क्यों नहीं माना जा सकता, अगर ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर ये है, क्योंकि ये प्रवृत्ति पर आधारित नहीं था। आपको पता है पेपर में आजकल क्या होता है, केवल ये नहीं आएगा कि ये रचना कब लिखी गई, किसकी लिखी गई, निम्न में से ग्रियर्सन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है या कौन सा संगत है, तो उसमें आएगा, यह अगर आ गया कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को सच्चा ग्रंथ नहीं माना जा सकता का निम्न में से संगत कारण है, क्योंकि नामकरण प्रवृत्ति पर आधारित नहीं था। इसलिए अगली बात, अब यहां से देखो 1 नंबर लगा हुआ, ये वाली बातें अब शुरू हो रही है भाई, कि स्वर्ण युग अर्थात भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहने वाले विद्वान कौन है, ग्रियर्सन। नंबर 2, तुलसी। तुलसी का मतलब है कि बुद्ध के बाद तुलसी को लोकनायक कहने वाले विद्वान, ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का आज तक का कोई पेपर बिना ग्रियर्सन के बना नहीं, और ग्रियर्सन के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो 50% चांसेस बात के होते हैं इन दो में से कोई एक, 100% देख लेना आप। तो स्वर्णयुग कहने वाले विद्वान ग्रियर्सन, और बुद्ध के पश्चात तुलसी को लोकनायक कहने वाले विद्वान, तो वो है ग्रियर्सन। नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ, बताइए अलग पहचान। वो अलग पहचान का मतलब क्या है कि हिंदी भाषा व अन्य कवियों की अलग पहचान कराने वाले विद्वान। इन्होंने कह दिया भाई ये बाकी तो सब अलग है, और 952 जो मैंने लिखे हैं ये सभी हिंदी के हैं, सभी हिंदी के। तो इन्होंने अलग पहचान करवा दी। जिन हिंदी उर्दू कवियों को शामिल करते हुए गारसा दत्तासी ने इतिहास प्रस्तुत किया था, उन सभी कवियों की भाषाई पहचान कराने वाले विद्वान ग्रियर्सन थे। ये सारी बातें आपको लिखनी चाहिए, इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि जब भी इन फ्यूचर वापस आप पढ़ेंगे उस समय रजिस्टर जो है वो आपकी नोटबुक जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा साथी होगी साहित्य का। तो उस समय वापस पढ़ करके इनको देख सकते हैं। नंबर 4, ये जो काल नाम लिखा हुआ है, इस बात का अर्थ क्या है? सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण करने वाले विद्वान कौन है? सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण करने वाले विद्वान ग्रियर्सन।
यही तो है काल नाम। 12 कालों में, हिंदी साहित्य को 12 कालों में बांटने वाले विद्वान। ये 12 काल कौन से हैं अभी जानते हैं आगे, नाम तो मैं बोल चुका हूं वैसे। चापजा, ब्रह्मतु ऋतु, अठारहवीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात, फिर भी देखेंगे एक बार। और मूलाधारों का मतलब क्या है? मूलाधारों का मतलब है कि संदर्भ संकेत व मूलाधार देने वाले विद्वान। सबसे पहले गिरियर्सन, इससे पहले न शिव सिंह सेंगर ने दिया था, नहीं आपके मौलवी करीमुद्दीन ने, और नहीं गारसा दत्तासी ने। कि ये बात आपने कहां से जानी, कहां से उठाई? ऐसी जो बात है वो इससे पहले किसी ने भी नहीं दी थी। ये लो भाई, अर्थात कौन सा तथ्य किस पुस्तक से लिया गया, उस स्रोत का उल्लेख ही संदर्भ संकेत या फिर मूलाधार कहलाता है। मूलाधार या फिर संदर्भ संकेत। गिरियर्सन का काल विभाजन, तो गिरियर्सन का काल विभाजन हो सकता है भाई आपको जो है वो नहीं दिखे। हाँ देखो, अब मुझे थोड़ा सा है ना ये समझ में आया कि इसको कैसे करना चाहिए ढंग से बड़ा। गिरियर्सन का जो काल विभाजन है ना, वो है भाई चापजा, ब्रह्मतु ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। चापजा, ब्रह्मु, तू ऋतु, अपन कहते हैं तू का तू ही, तो चापजा, ब्रह्मु, तू ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। चापजा, ब्रह्मु, तू ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। देखो ये है भाई चारण काल, ये है चारण काल। चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण काय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसी के परवर्ती कवि। 18वीं शताब्दी, जिस समय 18वीं शताब्दी का काल था, उस समय का काल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। ये 12 इनके काल थे। वापस सुन लें, चापजा, ब्रह्मतु ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। चापजा, ब्रह्मतु ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास, अंग्रेजी वर्णाक्रम में लिखने वाले दत्तासा। आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विदा के दत्तासा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर, सहस्र कवि, कवि जीवन रचना काल, हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान। स्वर्ण युग, तुलसी जैसों की बताइए अलग पहचान। काल नाम 12 खंडों में मूलाधारों के गिरसान। इस तरह से याद किया जा सकता है। चापजा, ब्रह्मतु ऋतु, 18वीं कंपनी विक्टोरिया, अज्ञात। तो चाकार्थ क्या भाई? चारण काल, जो 700 से 13वीं ईस्वी के मध्य का इन्होंने समय दिया। फिर है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 14वीं कहां गई? 14वीं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 15वीं शताब्दी। यहां पर लिखा हुआ है भाई 15वीं शताब्दी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 700 से 1300 तक। 14वीं कहां गई? 14वीं कहां गई? यही तो दोष है इसका, ये दोष है भाई। 14वीं कहां गई? तो ये खूब जो है ना पढ़ा जाता है, पूछा जाता है। जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जो 1500 से 1600 ईस्वी, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये ब्रज का कृष्ण काव्य या ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। मुगल दरबार। उसके बाद में नंबर 6 जो यहां दब गया है, अब मैं उसको थोड़ा वापस करता हूं। देखो, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये देखें आप, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, और तू का अर्थ क्या? तुलसीदास। केवल इतना ही नाम है, तुलसीदास। अभी इस पर थोड़ी सी बात और करेंगे अपन। री का अर्थ है रीति काव्य, जो 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक इन्होंने माना है। और फिर तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, प्रवृत्ति कवि नहीं, तुलसी के अन्य परवर्ती, थोड़ा गलत छप गया, परवर्ती। परवर्ती का अर्थ है भाई बाद के, है ना, बाद के। परवर्ती का मतलब है बाद के। प्रवृत्ति चीज अलग हो गई। इसके बाद में देखें 18वीं शताब्दी का काल, 18वीं शताब्दी। फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान,
जो 1800 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जब था। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां भाई विविध अज्ञात कवि। इसको डिफरेंट कलर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अलग से काल न होकर के एक अलग से प्रकरण जोड़ करके जो विविध अज्ञात जिनको अब तक किसी ने नहीं लिखा, शिव सिंह सेंगर ने, गारसा दत्ता सिंह ने, उनको इन्होंने शामिल किया। वापस उन्हें चापजा ब्रह्मु तुरी तू, चा फॉर चारण काल, पै फॉर 15वीं शताब्दी का काल, जा फॉर जायसी की प्रेम कविता, ब्रे ब्रज का कृष्ण काव्य, मु मुगल दरबार, चापजा ब्रह्मु तू तुलसीदास, री रीति काव्य, रीतिकाल रीति काव्य, फिर वापस तू तुलसी के प्रवर्ती कवि, सॉरी चापजा ब्रह्मु मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर तू री रीतिकाल, फिर वापस तू तुलसी के प्रवर्ती कवि, तू री तू 18वीं, तो 18वीं शताब्दी का काल या 18वीं शताब्दी। फिर है विक्टोरिया, 18वीं कंपनी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। एक तो प्रश्न ये कंफ्यूज होता है कि धार्मिक पुनर्जागरण शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो वो 15वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण मत कर देना, है ना। 18वीं शताब्दी में धार्मिक पुनर्जागरण ऐसा नाम लिख के दे दिया तो वो गिरियर्सन के द्वारा सुझाया गया नाम नहीं है। धार्मिक पुनर्जागरण शब्द कहाँ लिखा हुआ है, 15वीं शताब्दी में। बाकी यहाँ धार्मिक नहीं लगाना है, यहाँ क्या है 18वीं शताब्दी। और किसके शासन में हिंदुस्तान, तो कंपनी के शासन में और महारानी विक्टोरिया की, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में या फिर महारानी विक्टोरिया, ये दो के शासन में हिंदुस्तान। 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं लगाना है। अब बात करते हैं कि ये नामकरण तो इन्होंने कर दिया, फिर ये सच्चे अर्थों में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों नहीं कहा जाता, तो उसका कारण ये है कि इन्होंने पहला नाम तो एक जाति से संबंधित रख दिया, चारण काल, फिर एक शताब्दी के आधार पर, फिर एक व्यक्ति के आधार पर, फिर एक भाषा के आधार पर, फिर एक कोई शासन का कोई एक जो समुदाय था उसके आधार पर, फिर एक व्यक्ति के आधार पर। 14वीं शताब्दी छोड़ दी। इसको ही तो बोलते हैं कि आपने नामकरण जो है वो किस आधार पर किया। एक बच्चे का नाम आपने रखा रमेश, दूसरे का नाम आपने रख दिया दूसरे वाला, तीसरे का नाम रख दिया मोटे वाला, थोड़ा मोटा था इसलिए मोटे वाला, चौथे का नाम रख दिया वापस दिनेश। ऐसे नाम कैसे हुए, कोई एक आधार बनाना था। या तो जैसे आपने नाम रखा मुगल काल, अंग्रेजी शासन, इसके बजाय अगर आप ये कर देते कि बाबर का काल, फिर आपने कर दिया तुलसीदास का काल, फिर कर दिया अंग्रेजी काल, ये सब गड़बड़ हो गया। एक ही आधार होना चाहिए। तो ये प्रवृत्ति पर आधारित नाम नहीं थे, इसलिए चापजा ब्रह्मतुरी 18वीं, चापजा ब्रह्मतुरी तू 18वीं कंपनी विक्टोरिया अज्ञात। गिरियर्सन से संबंधित अंतिम बात, गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ में 14वीं शताब्दी का कोई उल्लेख नहीं किया, ये बात तो अभी अपन ने पढ़ ली। गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम क्या है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का नाम कुछ इस तरह से है भाई, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये ऐसा नाम है, जिसका हिंदी में नाम क्या हो गया, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1928 नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 364 भारतीय भाषाओं का इसके अंदर जो है वो बोलियों का वर्णन किया। इसका मतलब गिरियर्सन ने हिंदी भाषा के अंदर बहुत काम किया था। ये जिस तरह से बताया ना कि अपभ्रंश के बाद में हिंदी बनी, वो कैसे बनी, कौन कौन से अपभ्रंश से कैसे बनी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हिंदी की जो बोलियां हैं, जो पश्चिमी हिंदी से निकली है, वो खड़ी, ब्रज के, कन्ने, बूंदी, बांगरू, ये 5। पूर्वी हिंदी अब 6, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी से। तो ये इस तरह का वर्गीकरण जो है। इसी तरह से राजस्थानी, तो राजस्थानी में मामे मामे हा बाडू, ये तो ये इन्होंने बताया था। अब अंतिम बात कि कुछ अपन एक बात ये भी देख लेते हैं कि गिरियर्सन के काल 12, गिरियर्सन के काल कितने हैं भाई, तो गिरियर्सन के काल है 12। तो साकेत में सर्ग कितने हैं, 12। तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं 12,
गीकरीरा छुपाई जा दो गया बक, ये 12 रचनाएं। आलवार भक्तों की संख्या 12, रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, जिसमें अनंतानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, हरियानंद और कबीर, धन्ना, रैदास, इनके अलावा पद्मिनी और सुरसरी, ये 2 महिलाएं। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12। शुक्ल द्वारा आदिकाल नामकरण हेतु आधार ग्रंथ, जिनको आगे पढ़ेंगे, वीरगाथा काल नाम रखा उन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर, जो हवी की खूबी खुदा जजपपरी, ये 12 रचनाएं हैं। तो गिरियर्सन के काल 12, साकेत में सर्गों की संख्या 12, आलवार भक्तों की संख्या 12, गिरियर्सन के काल 12, तुलसी की रचनाएं 12, आलवार भक्तों की संख्या 12, रामानंद के शिष्य वो भी 12, और आदिकाल नामकरण हेतु शुक्ल के जो आधार ग्रंथ है 12। आप सभी इस कक्षा से जुड़े रहे और आज इतिहास लेखन की परंपरा में गारसा दत्ताशीष, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर और गिरियर्सन को पढ़ा होगा। इस अपेक्षा के साथ आज की इस क्लास से मैं विदा चाहूंगा। और ट्रिक जो भी होती है उसको याद नहीं करना होता, उसको जीना पड़ता है, और जीने के लिए उसको बार बार बोलना पड़ता है। फ्रेंच में इस्तवार दिया 738 कवियों का इतिहास, आयर अंग्रेजी वर्णाक्रम में लक्ष्मी विधा के दत्तासा। ठीक इसी तरह से शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि, कवि जीवन रचना काल, हिंदी में वर्णारीति से किया बिंदु प्रस्थान, स्वर्ण युग तुलसी जैसों की बताई अलग पहचान, काल नाम 12 खंडों में मूलाधारों के गिरिसान, और फिर चापजा ब्रह्म तोरी तो 18 कंपनी विक्टोरिया अज्ञात नाम से मैंने पढ़ा था। 12 कौन कौन सी चीजें हैं? साकेत के सर्ग, रामानंद के शिष्य और गिरियर्सन के 12, और काल और आधार ग्रंथ जो शुक्ल के हैं वो भी 12, रामानंद के शिष्य 12, तुलसी की रचनाएं 12, आलवार भक्तों की संख्या 12। धन्यवाद। आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,